It gives me immense pleasure to extend a very hearty welcome to all of you this evening on the occasion of the release of a book, Manonayan, संसद में दूरदर्शिता एवं उत्तराक्षिता के संवैधानिक व्यवस्था, written by or authored by Dr. Prabha Kiran Jain. मंचासीन सर श्री टी.एन. चतुर्वेदी जी, आज के मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर शेरजंग जी, डॉक्टर ए.पी. माहेश्वरी जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, दिल्ली रीजनल ब्रांच से डॉक्टर गुहा राय जी, स्वरूप जी, सम्माननीय अतिथिगण, संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण एवं प्रेस से आए बंधुगण, अपनी बात पुस्तक के बारे में प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ आकर मेरा जो सम्मानवर्धन किया है वह सदैव मेरे मानस पर अंकित रहेगा। अपने परिवारजनों, मित्रों, शुभचिंतकों एवं भारतीय ज्ञानपीठ का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका सहयोग मुझे प्रस्तुत पुस्तक को आपके समक्ष ला सकने में सक्षम बना सका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संसद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनती है। ये जब शोध का विषय मैंने चुना और इस शोध की प्रवृत्ति हुई, उसके कारणों में एक कारण यही था, जो कुछ कारण मुख्य थे उनमें से एक ये भी था कि ये प्रश्न मुझे बार बार मत्ता रहता था कि अगर मनोनीत सांसद संसद का अहम हिस्सा है, अगर उनके बगैर संसद पूर्ण नहीं होती है, तब इनका आकलन निर्वाचित सांसदों की तरह क्यों नहीं किया जाता। और यदि संविधान में ये मनोनयन प्रणाली, इसको सोच विचार कर समाहित किया गया है हमारे संविधान में, तो फिर इसके माध्यम से आए नामांकित जो सदस्य हैं वो उनके प्रति अलगाव का व्यवहार क्यों होता है। तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि इसके माध्यम से जो पहले ही नामांकित सदस्य थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो देश के राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद कितने ही लोकहितकारी, जनहितकारी मुद्दे, जिनमें कि जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण सुरक्षा, स्त्रियों का संपत्ति में अधिकार, स्त्री वेतन, कॉपीराइट एक्ट, सिनेमा में अश्लील प्रदर्शन पर रोक, स्वतंत्र संस्कृति विभाग की स्थापना, लोकपाल, ये सारे मुद्दे शामिल रहे हैं जो इन्होंने बार बार संसद पटल पर उठाए हैं, जिन पर कालांतर में कानून तो बने ही, और अगर नहीं भी बने तो वो एक अभियान के रूप में परिवर्तित हुए। और अगर इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे इतने अधिक महत्वपूर्ण थे, तब आज तक एक भी मनोनीत सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। और इस एक और बात जो मुझे बार बार उद्वेलित करती थी वो ये थी कि अधिकांशतः जो जनसाधारण है वे इनकी भूमिका और कार्यों से नितांत अनभिज्ञ है, बिल्कुल जानते ही नहीं है मनोनीत सदस्यों के बारे में कि नॉमिनेटेड मेंबर्स असल में क्या हैं, क्या करते रहे हैं अब तक। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ मनोनीत सांसद, उन्होंने कभी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया जिसलिए उनको लाया गया था, लेकिन अपवाद तो हर जगह देखने को मिलते हैं, निर्वाचित संवर्ग में भी देखने को मिलते हैं और उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर इन मनोनीत सदस्यों को शोभा स्वरूप ही क्यों आकलित किया जाता है अब तक। और यदि यह मनोनयन प्रणाली और इसके माध्यम से केवल खाना पूर्ति हो रही है, अगर जनमानस ये सोचता है कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की व्यवस्था है, तो फिर इसका निर्वाह अब तक क्यों किया जा रहा है, इसमें बदलाव क्यों नहीं लाया गया। और यदि इन सांसदों ने अपनी भूमिका को जिम्मेदारी से निभाया है और इतनी अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है संसद में, संसदीय प्रक्रिया में, तो फिर इनकी संख्या की बढ़ोतरी 1952 से आज तक उतनी ही संख्या, इनकी संख्या बढ़ोतरी एवं इनकी उत्कृष्टता और विशेषज्ञता का सीधा लाभ इनकी और इन प्रश्नों की ओर किसी ने कभी क्यों नहीं अपना कदम आगे बढ़ाया। तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा में शोध कार्य मेरा प्रवृत्त रहा और कालांतर में पुस्तक रूप में आया।
ये तो सच है कि जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसी में हम विश्वास रखते हैं। हम एक जनतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, किंतु आज के समय में अध्यक्ष महोदय भी इस बात से जरूर मेरे स्वीकार करेंगे कि जिस तरह राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, इतनी खर्चीली चुनावी प्रक्रिया है, बाहुबल, कुटुंबवाद, क्षेत्रवाद, इन सब ने हमारे प्रजातंत्र की जड़ों को बहुत बुरी तरह कमजोर किया है। इसके अतिरिक्त जो आपराधिक और संस्कारहीन वर्ग है, उसके बोलबाले में जो संस्थात्मक आचरण है, संसद में आप देखते हैं आए दिन किस तरह उठापटक रहती है। आजकल सत्र चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, तो उनका उसमें उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। ऐसे में जो ये मनोनीत सांसद हैं, ये और ये मनोनयन की जो प्रक्रिया है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वही मुझे एक कारगर विकल्प लगता है कि इसको आचरण को सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये उत्कृष्टता के आधार पर लाए जाते हैं, दूरदर्शन हो सकते हैं, और जितने भी मुद्दे इन्होंने कभी उठाए हैं और जिन पर भी इन्होंने कार्य आगे चलाने की कोशिश की है या किया है जिन कार्यों को, वो हमेशा राष्ट्रहितकारी रहे हैं, जनहितकारी रहे हैं। चाहे वो पशु क्रूरता के खिलाफ बना हुआ अधिनियम हो, और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आज सभी वक्ता आपको रूबरू कराएंगे। तो इन्हीं तथ्यों को उजागर करने का मेरा ये विनम्र प्रयास है, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने पुस्तक रूप दिया है, और ये समक्ष आपके आज सभी के समक्ष ये पुस्तक मैं रखने जा रही हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर या जिन विषयों को लेकर मैंने इस शोध को प्रारंभ किया था, उन सबको शायद मैं आप सबके मध्य अच्छी तरह से रखने में सक्षम हो सकूंगी और अपनी बात कह सकने में सफल हो पाऊंगी। यह सिर्फ एक प्रारब्ध है, क्योंकि शोध कभी पूर्ण नहीं होता, मैं ये मानती हूँ। शोध से बहुत सारे शोध निकलते हैं। ये मेरी तरफ से एक प्रारंभिक कदम है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी कमियां नजर आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे डेटास थे जो अनुपलब्ध रहे, जो मुझे नहीं मिल पाए बहुत कोशिशों के बावजूद भी। और क्योंकि ये शायद एक सरकारी व्यवस्था थी जिसमें तथ्यों को ढूंढ पाना और उन तथ्यों को बहुत सही रूप में और सच्चे मायनों में सबके समक्ष ला पाने की मेरी कोशिश थी, उसमें हो सकता है कहीं कुछ कमियां छूटी हो, लेकिन शोध कार्य आगे चलता रहे और इसमें कुछ और करने की गुंजाइश रहे, वो हमेशा ही रहता भी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि तभी जो बात है वो पूरी तरह सबके सामने आती है। और जो एक प्रारब्ध होता है उसको अंत तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता ही है। यह एक प्रश्न है और एक कारगर विकल्प जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मुझे समझ आता है, मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ आज इस पुस्तक के माध्यम से। और इस विषय पर और अधिक हमारे मंचासीन विद्वज्जन आपके समक्ष रखेंगे। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।